हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम नो योर जज यानी अपने जज को जानिए के अंतर्गत पहली कड़ी में आपने मुलाकात की माननीय न्यायमूर्ति रणविजय सिंह जी से। अब दूसरी कड़ी में आप मुलाकात करेंगे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार जी से। आइए चलते हैं उस हॉल में जहां ये कार्यक्रम चल रहा है और जानते हैं माननीय न्यायमूर्ति सुनीत कुमार जी के विचारों को। सुनीत कुमार जी को बड़े निवेदन के साथ हम एक निवेदन कर रहे हैं कि आज हमारे अध्यक्ष जी अस्वस्थ हैं, इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं है। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी बहुत चाह करके भी नहीं आ पाए क्योंकि उनको वायरल फीवर हो गया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मंगला प्रसाद त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि माननीय न्यायमूर्ति सुनीत कुमार जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। इन्होंने इनरोलमेंट हुआ इनका 4 जुलाई 1992 में, उसके पश्चात से यहाँ वकालत कर रहे थे। फिर 27/9/2013 को माननीय न्यायमूर्ति सुनीत कुमार माननीय न्यायमूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित हुए। हम लोगों का गौरव बढ़ाया और इनकी सज्जनता जैसे देखने में लगते हैं हमारे माननीय न्यायमूर्ति, उसी तरीके से कोर्ट में भी इनका हम लोग व्यवहार देखते हैं। पूरा बार एसोसिएशन इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद दे रहा है कि आप में कोई परिवर्तन, जब आप वकालत करते थे तब भी कोई परिवर्तन नहीं, आज आप न्यायमूर्ति के रूप में काम कर रहे हैं तब भी कोई परिवर्तन नहीं। आपके साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि उस समय भी आप ऐसे ही थे जब पढ़ते थे तब भी। मैं इसी क्रम में अपने आज के अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो अपना संबोधन करें। इसके बाद माननीय न्यायमूर्ति को बिना देरी किए जिसको सुनने के लिए आज आप लोग बैठे हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा। संचालन कर रहे सचिव और छोटे भाई सुरेश पांडे जी, उपाध्यक्ष शशि शेखर, उदय शंकर तिवारी, पंकज और कार्यकारिणी के सदस्य मित्र और विद्वान अधिवक्ता मित्रों, आज तो सबसे खुशी का दिन ये है कि यहाँ से हमारा अंदाजा है कि 90-95% लोग जहाँ से लॉ ग्रेजुएट होंगे वहाँ से ही माननीय न्यायमूर्ति सुनीत कुमार जी भी हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मैं तो इनसे 2 तरह का संबंध मानता हूँ। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इनकी पूरी एजुकेशन हुई है और वहाँ कोर्ट रमिटाट अर्बोरिस की एक डाल ये भी है। और मैं उम्मीद भी ये करता हूँ कि जब शिखर पर राष्ट्रपति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के माननीय शंकर दयाल शर्मा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BN खरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मान सम्मान वर्धन किए हुए हैं, मैं आपसे भी यह उम्मीद करता हूं, मेरा शुभकामना भी है क्योंकि हम इनको विद्यार्थी जीवन में भी देखे हैं और एज एडवोकेट भी देखे हैं और आज जस्टिस के रूप में भी देख रहे हैं। बेंच बार में भी, बार से आप गए हुए हैं, दूसरा संबंध मैं बार का मानता हूं। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि आप बहुत सज्जन, तो मैं तो विद्यार्थी जीवन में भी इनकी सज्जनता देखा हूँ अपनी आंख से भी। यहाँ एज एडवोकेट भी देखा हूँ और एज जज भी देख रहा हूँ। और इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी हॉल में इनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोग कर्तव्य ध्वन से 2 मान सम्मान मानते हुए कि एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दूसरे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से यहाँ बेंच और बार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं माननीय न्यायमूर्ति के स्वागत करने के बाद सेक्रेटरी साहब से निवेदन करूंगा कि अगले की कार्यवाही। मैं माननीय न्यायमूर्ति सुनीत कुमार जी को यह बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, शुरू किया है हम लोगों ने नो योर जजेज, हमारा उद्देश्य ये है कि माननीय न्यायमूर्ति
हम लोगों से क्या चाहते हैं, कैसे लोग वकालत करें कि आपको बहुत समस्याओं से न जूझना पड़े, न्याय करने में देरी न हो। क्योंकि तमाम अधिवक्ता हैं जो नए हैं, उनको जानकारी नहीं है, उससे आपका कुछ मार्गदर्शन होगा तो उससे हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर परिवर्तन आएगा और वो अपने आप को उस तरह से तैयार होकर के माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत होंगे, उससे आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और कुछ माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष अगर कोई अधिवक्ताओं की भी समस्या होगी तो उसको भी वो माननीय न्यायमूर्ति से हमें निवेदन करेंगे कि अगर वो कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका भी वो जवाब देंगे अपनी तरफ से, अपने हिसाब से। मैं बिना देरी किए हुए माननीय न्यायमूर्ति सुनीत कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगला त्रिपाठी जी और अपने सचिव सुरेश भाई और मेरे जितने बंधुगण हैं, यहाँ पे आके मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि फिर वही लाइब्रेरी, वही लाइचना, वही हंसी मजाक जो एक आपस में होती थी वही है। लेकिन आज एक दूसरे मकसद से आप लोग ने मुझको याद किया है। एक कार्यक्रम जो नए कार्यकारिणी बनी है उन्होंने शुरू किया, नो योर जजेस। अपने जो हाकिम हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनको जानिए कि वो कैसे हैं। अब होते तो हाकिम सभी हाड़ मास के ही होते, कोई फ़र्क तो होता नहीं है। और वही जितना आप सोच सकते हैं वही इधर भी बैठ के सोचते हैं। एक अधिवक्ता का जो कार्य है, अपने जो मुवक्किल है उसकी बात कहना, अपना पक्ष रखना, और हाकिम का काम है सुनना, और सुनने के बाद उसे जो भी आदेश करना है करेगा, जो ऑर्डर करेगा करेगा। लेकिन कभी कभी बार में हम लोग भी थे तो ये लगता था कि भाई फलाने अदालत में मुकदमा जा रहा है तो कौन पहले चलेगा वहाँ, पहले ये समझा जाए, किस अधिवक्ता को खड़ा किया जाए और क्या इनके विचारधारा इस विषय पे है। क्योंकि देखिए हर इंसान एक पृष्ठभूमि उसकी अलग अलग रहती है। कुछ समाज के वाइट कॉलर लोग रहते हैं, कुछ समाज के गांव देहात से आते हैं या शहर से आते हैं, तो स्वाभाविक है उनके सोच का भी असर करता है। जो नीचे से आता है ऊपर और चलता है तो वो जिस समाज से आता है, गरीब है, दुखियारी है और लोगों की परेशानी उसको समझता है। और जो लोग समाज के वो वैसे लोग हैं जो सिल्वर स्पून वाले हैं, वो उनका कष्ट नहीं समझ सकते। और किसी भी व्यवस्था में, चाहे विधि व्यवस्था हो, ज़मीन से अगर जुड़ी नहीं है तो बेकार है, वो सिर्फ एकेडमिक हो जाती है। तो क्योंकि देखिए जब मैं बना न्यायमूर्ति तो एक वरिष्ठ न्यायमूर्ति यहाँ के, उन्होंने मुझको एक सलाह दी जिसको मैं आज तक उसका क्रियान्वयन करता हूँ, फॉलो करता हूँ, कि जो अधिवक्ता सामने खड़ा है उसको मत देखना, उसके पीछे कौन आया है और कौन खड़ा है न्यायालय में, उस पर जरूर ध्यान रखना। तो मंशा मेरी ये रहती है कि जितनी जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो हिंदी में चले, बातचीत हिंदी में मैं करूं, हिंदी में, ताकि लोग अपनी बात कह दें। क्योंकि इस पेशे में संवाद का बहुत बड़ा योगदान है। आर्ग्यूमेंट जो आप करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट करना, आर्ग्यूमेंट एक संवाद है और संवाद का एक स्तर होता है। जैसे हम लोग अपने गुरुजन से, माता पिता से, बड़े भाई से भी संवाद करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात उनकी मान लें। तो लेकिन एक संवाद का एक दायरा है, एक लहजा है, एक सम्मान है। आप भले ही ना मानिए बात, उनकी बात ना मानिए, लेकिन एक तरीका है कहने का। तो वही चीज़ एक अधिवक्ता को भी करना चाहिए। आप अपनी हर बात कहिए, सुनने के लिए तो है ही, हाकिम सुनेगा ही, लेकिन एक उसका लहजा, एक डिग्निटी है, उसको बरकरार रखिए। आप मानिए चाहे ना मानिए, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। तो वो संवाद आपको बरकरार रखना चाहिए। और आप देखें जितने भी यहाँ के बाहर के जो परंपरा रही, देखिए हम लोग 150 साल पुरानी संस्था है, इसकी एक परंपरा रही है और ये गुरु चेला परंपरा पे आधारित है। जो भी आप सीखते हैं
वो आपके जो गुरु हैं, सीनियर हैं, मान लीजिए अब तो गुरु चेला परंपरा उतना डाइल्यूट हो गई है, कम है, लेकिन फिर भी आप जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं जिसके 20-22 साल तजुर्बे, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप पुराने लोगों को देखें, और उनमें से अभी भी बहुत लोग हैं, जैसे शांति स्वरूप भटनागर साहब, बाबू संकटा राय साहब, VK चौधरी साहब, और अपने पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी, इधर उपाध्याय जी, और भी जो सीनियर्स आप देखिए, वो अपनी बात कहते हैं तो एक लहजे का, आवाज़ की एक स्तर होती है, वो ऊपर नीचे नहीं जाती है, और अपनी सारी बात वो कहते रहते हैं, और उसमें वो बात नहीं रहती कि हम कोई बात ज़रूर एम्फसाइज़ करें तो अपनी आवाज़ उठा दें, या हमारे जो ब्रदर बगल में बहस आपके जो बंधु हैं वो करें, वो उन पर कुछ कर दें, या उनकी बात को दबाने के लिए अपनी आवाज़ उठा दें। तो आवाज़ उठाने दबाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ कोई नाटक वाटक तो हो नहीं रहा है। एक जब आप पिटीशन दाखिल करते हैं, उसके 4-5 मूल सिद्धांत हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, वहीं पर अदालत चलती है। सबसे पहले जो मुकदमे का फैक्ट्स है वो लिखा रहना चाहिए कि क्या है, शुरू से लेकर आखिर तक, और सिलसिलेवार होना चाहिए। फिर उस पर कौन सा कानून लगेगा, कौन धारा दफ़ा को भी जो भी हो लगता हो, फिर उस पर कौन सा केस लॉ लगेगा, और क्या आपकी रिलीफ है। ये 4 चीज़ मूल उसमें देखिए पिटीशन बटी रहती है। तो अगर अधिवक्ता अपने इस दिमाग में, और अपने जो मुक्किल आया उसने सारी जो बातें कही, अगर इस पर क्लैरिटी है, अगर आपने एकदम आप उसको साफ तौर से सोच सकते हैं, तो अदालत में आप अपनी बात उसी सिरेटम से, उसी तरीके से आप रखेंगे तो बात आपकी अदा हो जाएगी, कहने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि भाई दोनों पक्ष समझते हैं कि कितने दायरे तक चल सकती है और कितने दायरे तक बात नहीं चलेगी, तो उस पर चलती है, वो मर्सी और वो सब ठीक है। अब देखिए फिर उसमें देखिए फिर जजेस, और क्या, जैसे आप कहते हैं जजेस क्या चाहते हैं, जजेस यही चाहते हैं कि भाई सब बात अपनी लिखी रहे, बात आप कह सकें उतनी हो सके। और कई स्तर के देखिए मुकदमे होते हैं, कुछ तो है मुकदमा दायर करो, रिप्रेजेंटेशन करा लो, सेम डे करा लो, वो तो एक तरीके का हो गया, उसमें कुछ ना उधर दिमाग लगे ना इधर, तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जहाँ पे सवाल जवाब होना है, तो जब जहाँ सवाल जवाब की बात आती है, तब फिर सबसे पहला जो आपका मूल वो है कि आपके प्लीडिंग्स पे जाती है, क्योंकि जो आप लिखेंगे उसी का जवाब आएगा। जब हम लोग सीखते थे तो एक बात हम लोग के गुरुवर लोग बताते थे कि कोई भी फैक्ट आप कहिए उसको एक पैराग्राफ में कहिए। मसलन किसी कहने कि फलाने का डेट ऑफ जन्म इस तारीख को हुआ, तो उसको एक ही पैराग्राफ में कहिए, फिर दूसरे पैराग्राफ में दूसरी बात कहिए, क्योंकि जवाब हाँ या ना में एक ही उतनी ही की बात का आएगा। अगर आप 1-1.5 पन्ने का पैराग्राफ बना देंगे, जैसे एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक चला गया, तो उसमें जवाब कहाँ से खोजेगा और क्या देना है। इसलिए कहते हैं जो फैक्ट इन इश्यू है, जिसमें मुद्दा खड़ा हो सकता है, उसको एक ही पैराग्राफ में कहिए और फिर दूसरी बात को दूसरे पैराग्राफ में ले जाइए, तो उसी का जवाब आवेगा। और उसमें बड़ी कठिनाई होती जवाब देने में, जो अगर वो मानेगा नहीं मानेगा, नहीं तो इवेसिव दे देगा, तो उससे तुरंत मसला तय हो जाता है। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे प्लीडिंग, सिविल लॉ का प्लीडिंग शूडिंग यहाँ चलती नहीं, लेकिन जो रिट में हम लोग देखते हैं, 1-1 पन्ने में एक पैराग्राफ चला जाता है, उसमें 10 बातें एक साथ कही जाती हैं, तो उसका इफेक्टिव जवाब नहीं आता, ना इफेक्टिव बातें आती हैं। तो ये एक बात है। और दूसरी चीज़ जो है, जो बार और एडवोकेट और जजेस का है, कि दोनों तरफ से बिहेवियर ठीक होना चाहिए। मेरा मानना है किसी जज को, किसी हाकिम को ये इख्तियार नहीं है कि अपने किसी भी बार के मेंबर, काउंसिल को ह्यूमिलिएट करे। कोई बात ऐसी करे जो उसको ठेस पड़े या पर्सनलाइज हो। हर आदमी अपने स्तर से अपनी बात कहता है, और अपने, क्योंकि देखिए दोनों पक्ष किस लिए खड़े, दोनों पक्ष न्याय के लिए खड़े हैं। आप अपनी बात कहते हैं क्योंकि मुक्तिल का ब्रीफ है, उसकी सारी बात कह दें, ताकि उसके साथ जो भी उसको मिलना है मिले, ना मिलना है वो दूसरी चीज़ है। और वही हाकिम का काम है कि अगर असिस्टेंस ठीक है, ये है, तो वो सब बातें करता है, लेकिन उसमें ह्यूमिलिएशन या अफसराई और प्रताड़ित करना, ये सब नहीं आना चाहिए। कभी कभी गलतियां होती रहती, कभी आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, जैसे पिता का नाम लिखने गए तो कहीं और से कट पेस्ट आ गया, कुछ और हो गया, तो उसमें समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी बात से आए, ये सब तब भी होता था।
कभी कभी वो कमिश्नर गलती कर देते हैं। तो ये सब इश्यूज रेकअप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो उसका तजुर्बा समझता है गलती हो गई तो उसमें कोई मोटिव ना लॉयर का है ना किसी का है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। और जो जितनी भी बात कोई कहे उसको सब एक ऑर्डर में आ जाना चाहिए, उस ऑर्डर में तुरंत कर दिया जाए। क्योंकि देखिए प्रेशर तो हम लोग पास बहुत रहता है, क्योंकि फाइलिंग बहुत है, जजेस भी कम है, तो ये होता है कि ऑर्डर तुरंत लोड हो जाए, उसी दिन मिल जाए, ना मिले कुछ बड़े हों तो अगले दिन मिल जाए, लेकिन बातें सब हो जाएं। और जो दूसरी बात है, जो एक नो योर जज में क्या बल्कि ज़्यादा जज का भी यही वो है कि किसी फेयरली सबको ट्रीट करिए, कोई मुंह दिखाई उखाई नहीं होनी चाहिए। जितना मिसिल बोले उतने में तय कर दीजिए, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे वाला नहीं होना चाहिए। और ना हाकिम का ये अप्रोच होना चाहिए कि हम ही सब ज्ञान हम ही मेरे पास है और अगले के पास ज्ञान नहीं हो, हम ही सब जानते हैं इसलिए हम ही तय कर देंगे सब, किसी बोलने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आप बात पूरी सुनते हैं तो फैसले जो दिमाग में घूमते हैं बदल जाते हैं, तब बदलते हैं। और कभी कभी सब सुनने के बाद हम लोग लिखाते हैं तब बदल जाते हैं, जब और पढ़ते हैं देखते हैं नहीं भाई गलत हो गया, इधर होना चाहिए उधर होना चाहिए, तो वो तब भी बदल जाते हैं। इसलिए हाकिम जो है उसको लास्ट मोमेंट तक ओपन रहना चाहिए, पता नहीं कोई बात ऐसी कह दे और उससे फैसले इधर फर्क हो जाए। क्योंकि अल्टीमेट गोल है कि जो आया है न्यायालय उसको न्याय मिले, फेयरली ट्रीट हो। और फिर ये सब न्यायालय सिविल कोर्ट्स हैं, चाहे क्रिमिनल साइड हो, ये हो, दे ऑल सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स में ओपन प्रोसीडिंग्स होती हैं, जिसमें दलीलें ओपन कोर्ट में होती है, क्लाइंट पीछे बैठे रहते हैं ताकि वो अपनी बातें सुन सकें और उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है उनके अधिवक्ता के साथ वो भी देखता है। तो ये सब ख्याल हाकिम को रखना चाहिए, क्योंकि ओपन कोर्ट में मुवक्किल रहते हैं, इसलिए लॉयर को विद फुल डिग्निटी उसको ट्रीट करना चाहिए। और उसकी गलती हो तो बिना ज़्यादा कुछ बोले वाले वो जो भी करना इधर उधर ख़त्म करिए, ताकि वो उसको ये ना लगे कि हम गलत जगह चले गए, तो ये नहीं होनी चाहिए। और बाकी नो योर जज में बल्कि वो तो है कि आप ही लोग बताइए और क्या होना चाहिए, हाकिम तो उसका कुछ बताया जाए, कुछ कमी हो तो हम बताते हैं है ना। क्योंकि भाई देखिए ये प्रोसेस एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ का है। कल आप लोग में से बहुत लोग जाएंगे, लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जो जूनियर हमारे यहाँ लड़के हैं जो आते हैं नए नए गाँव देहात से कस्बों से, भाई देखिए मैं भी ऐसे परिवार से आया हूँ जहाँ कोई वकील वकील नहीं था। तो जब मैं वकालत निर्णय करने लगा, वकालत के लिए आने लगा, तो लोग क्या पगला गया है, भूखों मरेगा तो खाने होने का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जुनून था, वकालत पे चले आए करे। तो कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, ना कोई हमारे कोई भी परिवार में ना वकील है ना जज है ना कुछ है। लेकिन अगर आप आए हैं, एकाग्र होकर मेहनत करिए, काम करिए, सीखिए, तो इससे बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं है। और जो हमारे उस्ताद बताते हैं मैंने इसका स्काई इज द लिमिट। हिंदुस्तान में ऐसा कोई ओहदा नहीं है जो आप इस प्रोफेशन के थ्रू अचीव ना कर सकें। तो इतनी पोटेंशियलिटी है, इसलिए इस मंशा से वकालत करिए। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये लोग गलत फैला रखे हैं कि इसमें बेईमानी होती, वकील झूठ बोलता है, ये बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी से करिएगा तो आगे बढ़ते चलिएगा, अपना काम करिए, घर जाइए या बैठिए कैंटीन में खाइए पिए, इधर उधर पॉलिटिक्स बाजी न पड़िए। लेकिन क्लाइंट की ब्रीफ को मेहनत से करिएगा तो दोबारा आता है, भले ही वो हार गया हो 1 महीने 2 महीने, क्योंकि वो कहता है भाई ठीक है हमको सलाह सही दिया, सही किया, क्योंकि हम लोग उसी से चले। कोई ऐसा नहीं कि कोई बैकग्राउंड था, किसी ने हमारा झंडा उठाया कुछ किया। आप ही जैसे एक आए एक दिन बैठे इसी हॉल में कैंटीन में, सीखा पढ़ा किया, जो कुछ किया, कोई बस्ता न मिला न मिलाया, जो उस्ताद ने हमारे दे दिया उसी किया, और उसी से जो भी पहचान हुई अदालत में हुई उसी से हुई। इसलिए जितने भी हमारे जूनियर लोग उसको हताश मत होइए। भाई देखिए पेशे में शुरू में ना मुवक्किल के दर्शन होंगे ना पैसे के दर्शन होंगे। तो जब धीरे धीरे आप चलेंगे तो कुछ मुवक्किल आने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। फिर वो नेक्स्ट स्टेज आता है जिसमें मुवक्किल के भी दर्शन होंगे, पैसे की भी होंगे। फिर एक स्टेज आएगा तो जितना कमियां पीछे थी, जो मुफलसी का दौर था, मैं ब्याज सहित आपको दे जाएगा, तो वो दौर आता है। तो इसलिए तो अस्तायित नहीं, क्योंकि देखिए जितनी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, आप देखिए जब हम लोग आते थे स्कूटर से आते थे तो अंदर पार्क हो जाती थी। तो अधिवक्ता यहीं से तो कमा रहा है, इसी संस्था से जो आपका शिवालय है, मंदिर है, आराध्य स्थल है। इसलिए उसको उस नज़रिए से देखिए, आराध्य के स्थल से उसको एक सरस्वती का हम लोग का काम है। तो इसलिए जहाँ पे आप काम करें उसको स्वच्छ रखिए,
और इस नज़रिए से करिए, धीरे धीरे चलती है, क्योंकि एक एक ईंट जोड़ना पड़ता है। और हम लोग तो सिविल के वकील थे, उसमें तो और धीरे धीरे चलता है मामला, बहुत धीरे धीरे चलता है। कभी कभी लगता था चलो भाग चले, कहाँ फंसे हैं, लेकिन लगे रहिए तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हाकिम कोई ऐसे नहीं आप ही के बाहर से गए हैं, क्योंकि जो नए लड़के हैं जो हम लोग को नहीं देखे थे अगर वकालत में, तो उनसे बातचीत अभी आज हो गई है, तो वो लोग को भी हिचक नहीं होगा। हिचकिए मत, अपनी बात कहिए, लेकिन तैयारी रखिए। मुझे याद पड़ता है एक मसले में ब्रीफ हमारे उस्ताद ने दिया, बाबू संगड़ा राय उसमें अपियर कर रहे थे, बड़ा भारी मुकदमा था, हम लोग नए नए वकील थे, पूरा बस्ता उस्ता तैयार करके तैयारी से गए थे। बहस हुई, सब कुछ हुआ, जजमेंट रिजर्व हुआ, तो बेचारे निकल के बाहर खड़े रहे गेट में। जब मैं बाहर आया तो पीठ थपथपाए, कहे भैया देखो तैयारी से बहस करोगे, कोई वकील के ओहदे से कोई जीतता नहीं है, तैयारी से जीतता है। तो ये सब इस अदालत की ट्रेडिशंस रही हैं, तो इसको फॉलो करिए। और कोई पेशे में शॉर्टकट नहीं है, चाहे आप जिस भी व्यवसाय में हो, एक एक सीढ़ी, एक एक ईंट जोड़ते चलिए, ईमानदारी से जोड़ते चलिए, वो सब मंजिल आपको मिल जाएगी जहाँ आप जाना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। अब अगले मंगलवार को पुनः नो योर जजेज में किसी माननीय न्यायमूर्ति को बुलाया जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के अधिवक्तागण माननीय न्यायमूर्ति लोगों का शेयर करें अनुभव, और इसी के साथ समाप्त किया।